बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स के अंदर हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं कैंड के ऊपर तो वहाँ से पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और वो आगे आगे अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इस वीडियो के अंदर हम कन्वेक्शन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। कन्वेक्शन एक्चुअली लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होती है। चूँकि गैसेस और लिक्विड्स पुअर कंडक्टर होते हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स, तो इनके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल्स। जिस तरह लिक्विड्स के पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं बनाए होते उन्होंने आपस में, और सेम एज़ फॉर गैसेस के अंदर भी इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में उन्होंने नहीं बनाए होते। सो दे आर फ्री टू मूव। एक लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, कभी वो नीचे बॉटम एंड पे हैं, कभी वो सरफेस के ऊपर आ गए हैं। इसी तरह एक बलून के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो कभी एक जगह पे हैं, कभी दूसरी जगह पे चले गए, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी तरीके के साथ उन पार्टिकल्स को एनर्जी दे दूं और वो चलते फिरते ऊपर चले जाएं, ऊपर से ऊपर वाले नीचे आ जाएं, तो इस तरह मैं ओवरऑल पूरे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यही एक बेस बनती है कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र में। वो कैसे? कन्वेक्शन इन लिक्विड्स पहले हम पढ़ते हैं, फिर आगे हम कन्वेक्शन इन गैसेस पढ़ते हैं। वाटर ले लिया मैंने, उसको गर्म किया, गर्म करने पे वो एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड मतलब उसकी डेंसिटी कम हो गई है। अब हमें पता है कि कम डेंसिटी वाली चीज़ें हाई डेंसिटी वाली चीज़ों के ऊपर फ्लोट करती हैं, तो वो पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। चूँकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और ऊपर से जो ठंडे वाले पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक बीकर लिया मैंने, उसके अंदर पानी फिल कर लिया, नीचे बर्नर लगा दिया, और ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने पोटाशियम पैरा मैग्नेट के क्रिस्टल्स कुछ यहाँ पे बॉटम में रख दिए। उनका कलर थोड़ा सा पिंकिश रेड टाइप सा होता है, तो वो एक्चुअली मुझे बताएंगे कि पानी किस तरह सर्कुलेट कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मैं जब पानी को गर्म करूँगा तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट को अब्जॉर्व करेंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाएंगे। तो नीचे की तरफ एक खलासा बन जाएगा, तो जो कूलर H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो सिंक कर जाएंगे नीचे की तरफ, वो उसकी जगह ले लेंगे। और ये प्रोसेस वेरी रैपिडली होता है कि हमें ऑब्ज़र्व नहीं होता कि किस तरह पानी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये पोटाशियम पैरामैग्नेट को यूज़ करके मैं पानी के मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। एक रेड से कलर का स्पेक्ट्रम मुझे ऊपर ऐसे घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सर्कुलेशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाएगी। नीचे से गर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर से गर्म नीचे आ जाएगा, नीचे से गर्म ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। चूँकि लिक्विड्स और गैसेस के पास फ्री पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हीट ट्रांसफ़र हो रही है। कंडक्शन में क्या था? कंडक्शन में फ्री पार्टिकल्स कोई नहीं थे। सॉलिड के पास जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम्स थे, वो टाइटली बाउंड थे एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी। यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट की वजह से ट्रांसफ़र हो रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, convection does not occur if the water is heated at the top rather than at the bottom, क्योंकि the warm less density water stays at the top। अगर मैं पानी को नीचे से गर्म नहीं करता, मैं पानी को ऊपर से गर्म करना शुरू कर दूंगा, तो पानी ऊपर से जो गर्म होगा वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहना ही पसंद करेगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो ऊपर रहेगा। मैं उसको ज़्यादा गर्म करूँगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और पानी एस्केप कर जाएगा ऊपर से वेपर्स के अंदर, लेकिन हीट नीचे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। नीचे पानी ठंडा ही रहेगा, ऊपर पानी गर्म गर्म हो जाएगा, गर्म रहेगा। सो नीचे से गर्म करना ज़रूरी है कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए। अब कन्वेक्शन इन एयर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वार्म एयर राइस कर जाएगी अगर मैं उसको गर्म करता हूँ, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे ड्यू टू लो डेंसिटी। और ऊपर से जो भारी एयर होगी, ठंडी एयर होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। कूलर एयर सिंक्स डाउन, और ये प्रोसेस रैपिडली होता रहता है कंटिन्यूसली। इन नेचर सन
सन से रेडिएशंस आ रही हैं नीचे, वो हमारी हवा को गर्म कर देती हैं, टेम्परेचर राइज कर देती हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है और ऊपर से ठंडी हवा इक्वेटर से नीचे की तरफ मूव कर जाती है। तो एक नेचर के अंदर भी कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हुई महसूस होती हैं। उसको हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे सा बात आती है, ह्यूज कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट होता क्या एक्चुअली? कन्वेक्शन करंट को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं कि दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के ऊपर, एक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, एक पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। मतलब एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, एक पे कम है। तो ज़्यादा वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम वाले में आ जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। रास्ते में अगर मैं कोई भी रेजिस्टेंस रख देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ बल्ब या पंखा या मोटर कुछ भी, तो वो अपनी एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करेंगे और वो हमें यूज़फुल वर्क करके दे देगी। ठीक है, इसी तरह का काम एनर्जी फ़्लो के रास्ते में कोई भी चीज़ रख देंगे, वो काम कर देगी। तो सिमिलर प्रोसेस डन होता है कन्वेक्शनल एयर करंट में, कि नीचे हाई कंसंट्रेशन है गर्म हवा की, उसने ऊपर की तरफ जाना है लो कंसंट्रेशन में, और लो ने ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर ठंडी हवा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नीचे गर्म हवा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। गर्म हवा ने लो की तरफ जाना है और ठंडी हवा ने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। रास्ते में अगर मैं कोई भी चीज़ रख दूंगा तो ये अपनी एनर्जी उस चीज़ को कन्वर्ट करके यूज़फुल वर्क डन करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे पतंग रख दूंगा तो वो पतंग को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ऊपर की तरफ उड़ाएगा। अगर चील कौवे हैं तो वो पर फैला के आपको बड़ी आसानी के साथ फ़िज़ा के अंदर घूमते फिरते नज़र आते हैं। और ड्यू टू कन्वेंशनल एयर करंट की वजह से, कि हवा नीचे से गर्म ऊपर की तरफ जा रही है, उसके पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी आगे जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगी वो यूज़फुल वर्क डन करके दे देगी हमें। सही है। यहाँ पे दो छोटी छोटी सी बातें आती हैं, एक लैंड ब्रीज़ क्या है और एक सी ब्रीज़ क्या है। लैंड ब्रीज़ ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है, और कन्वर्सली सी ब्रीज़ चलती है समंदर से लैंड की तरफ। समझते हैं हम इनको। दिन या जब सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा होता है तो क्या होता है, ज़मीन गर्म हो जाती है, पानी ठंडा रहता है। पानी क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि पानी की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पानी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता रहता है और ठंडा रहने की कोशिश करता है। ज़मीन की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी कम है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो क्या होगा, ज़मीन गर्म होगी, नीचे वाली जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ उड़ेगी। अब नीचे से जो खला क्रिएट होगा वो समंदर से हवा चलेगी उसको पुर करने के लिए, तो हमें ठंडी हवा समंदर से ज़मीन की तरफ आती हुई महसूस होगी। अगर आप कोई बच्चा पतंग उड़ाता है तो वो इस तरफ उड़ रही होगी, ठीक है, समंदर से ज़मीन की तरफ पतंग उड़ रही होगी। इसके ऑपोजिट जब हम देखते हैं शाम के टाइम या दिन के टाइम, ज़मीन ठंडी होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी, उसने हीट कम स्टोर की थी, वो जल्दी रिलीज़ कर देगी और ठंडी हो जाएगी। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, रात को भी गर्म रहेगा। तो क्या होगा, समंदर के ऊपर जो हवा होगी, समंदर के गर्म पानी की वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ेगी, लो डेंसिटी की वजह से। यहाँ पे जो खला क्रिएट हो जाएगा वो ज़मीन से ठंडी हवा उसको पुर कर देगी। तो शाम के टाइम ज़मीन से समंदर की तरफ हवा मूव करेगी। तो अगर कोई बच्चा रात के टाइम पतंग उड़ाता है साहिल समंदर पे जाके, तो वो इस डायरेक्शन में उड़ेगी। और इसीलिए अमूमन ज़्यादातर लोग रात के टाइम पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं समंदर पे। प्रॉपर डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस। सॉलिड्स के अंदर एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही थी, वहाँ पे सिर्फ जो पार्टिकल्स थे वो अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर रहे थे, और वो वाइब्रेशन अगले वाले के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर देती थी, वो अगले वाले के अंदर वाइब्रेशन, और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही थी। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ अपनी जगह छोड़ के आगे की तरफ चले गए हैं, और वहाँ से ठंडे मॉलिक्यूल्स ने उसकी जगह ले ली। वो दोबारा गर्म होगा, वो आगे चला जाएगा या ऊपर उड़ जाएगा, और वहाँ से ठंडे मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और थर्मल क्लाइंबर्स हमें पता है, ईगल्स और हॉक्स
वॉल्चनर्स वगैरह इसी प्रिंसिपल के तहत उड़ रहे होते हैं। वो लिफ्ट इसीलिए उनको मिलती है, कन्वेक्शन करंट नीचे से उनको मिल रहा होता है और वो बगैर पर हिलाए और बगैर कोई एफर्ट किए घंटों घंटों तक फ़िज़ा के अंदर उड़ते रहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कन्वेक्शन। स्टे होम, स्टे सेफ। कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ज़रूरी नहीं है कि आप रात के टाइम में पिकनिक मनाने जाएं, आप दिन को भी जा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर मूड। तो कभी भी जाएं, एंजॉय करें। मकसद बस लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ समझाने का था।